नमस्कार विद्यार्थियों। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो टॉपिक था वो हमारा समाप्त हो गया कि अंग्रेज़ों के आगमन के समय या यूरोपियंस के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। अब हम अगला जो टॉपिक है, अंग्रेज़ों का बंगाल पर जो अधिकार हुआ या बंगाल में ब्रिटिश राज्य की स्थापना, वो हम कर रहे हैं और उस पर आज हमारा पहला व्याख्यान। यदि हम पृष्ठभूमि में बात करें, भूमिका जिसको कहते हैं विद्यार्थियों, कि बंगाल मुगल साम्राज्य का भारत के पूर्वी भाग में एक दूरस्थ प्रांत था। सुदूर पूर्व में एक बहुत ही दूर वाला जो प्रांत था। बिहार व उड़ीसा उसके समीप के हिस्से थे। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में ये तीनों स्टेट्स बंगाल, बिहार व उड़ीसा अलग अलग थे और अलग अलग सूबेदार यानी कि गवर्नर्स यहाँ अपॉइंट होते थे दिल्ली के द्वारा, यानी कि मुगल सम्राट के द्वारा। 1705 में वृद्ध औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार अपॉइंट किया था। कुछ समय के उपरांत उड़ीसा भी उसके चार्ज में कर दिया गया, यानी कि एक एक्स्ट्रा चार्ज उड़ीसा का और उसे दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम कोठी है, यानी कि उनका जो व्यापारिक केंद्र है, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूँ। जो कोठी है इसका तात्पर्य व्यापारिक केंद्र और एक जिस प्रकार से कोई किले में परकोटा वगैरह होता है उस प्रकार के सुरक्षा के मानक जो है वो होते थे, तो इनको व्यापारिक कोठी कहा जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली कोठी है हुगली में, बंगाल की हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाह जहान के दूसरे पुत्र शाह शुजा के काल में निर्मित हो गई थी। एक अंग्रेज डॉक्टर था जिसका नाम था बॉटन। बॉटन द्वारा शाही परिवार की जो कि बीमार थी, उस शाही परिवार की बीमार महिला का उन्होंने उपचार कर दिया था। तो उसके बदले अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में केवल 3000 रुपये एनुअल के बदले फ्री पास की छूट मिल गई। उनको कहा कि आप साल में 3000 रुपये राजकोष में जमा करवा दें पर एनुअल, और उसके बाद में जितना व्यापार करना है उस पर आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। मुक्त व्यापार करने की छूट। औरंगजेब के शासनकाल में मुक्त व्यापार की छूट के अलावा अंग्रेज़ों को सुल्तानती, कालीघाट तथा गोविंदपुर, विद्यार्थियों जहाँ आजकल कोलकाता है, ये वो स्थान है। तो यहाँ की ज़मींदारी अंग्रेज़ों को मिल गई। एक तो यहाँ की ज़मींदारी मिल गई और दूसरा इनको 3000 के बदले फ्री ट्रेड जो है मुक्त व्यापार की छूट मिल गई। इस सुविधा को प्रदान करने वाला सूबेदार अजीमुद्दीन था। इस जमींदार के अधिकार के लिए कंपनी को केवल इस जमींदार के अधिकार के लिए कंपनी को केवल जो जमींदारी के जो अधिकार थे विद्यार्थियों, कंपनी को केवल 1200 रुपये वार्षिक देने पड़ते थे, जो ये 3 स्थानों की जमींदारी मिली उसके बदले। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने इस रियायत की पुष्टि करते हुए उसमें कुछ और भी उनको ऐड कर दिया, कुछ और भी सहूलतें दे दी। और अब जो
जो कुछ मिला उसमें कंपनी कोलकाता के समीप अतिरिक्त भूमि किराए पर ले सकती थी। ये उनको नई चीज़ दे दी। दूसरा, कंपनी हैदराबाद में भी व्यापार कर सकेगी, ये भी उनको मिल गया। तीसरा, सूरत में भी 10,000 रुपये की राशि देकर कंपनी फ्री ट्रेड कर सकती है, ये भी हो गया। और जो चौथा है, कंपनी के जो सिक्के मुंबई की टकसाल में ढलते थे, बम्बई की टकसाल में, उन्हें मुगल साम्राज्य में मान्यता प्राप्त हो गई। विद्यार्थियों, अंग्रेज इतिहासकारों ने, खासकर मैं नाम यदि लेना चाहूँ तो ऑर्म्स ने इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है, यानी कि महाधिकार पत्र जो है, ये इसकी संज्ञा दी है। 1727 में जब बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है तो उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बनता है। वह 1739 तक रहता है। अंग्रेज इस नए नवाब को धन दे करके संतुष्ट करते रहे। उसकी मृत्यु के बाद में अलीवर्दी खां बंगाल का सूबेदार बनता है। यह पहले नायब सूबेदार था और उड़ीसा के नायब सूबेदार सरफराज खां को मौत के घाट उतारकर उड़ीसा का स्वामी बन बैठा था। पैसे से परेशान मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को धन देकर अलीवर्दी खां ने उड़ीसा में अपनी सूबेदारी के अधिकार की पुष्टि करा ली थी। बाद में उसको बिहार भी, बंगाल भी मिल जाता है। 1748 में उसने अंग्रेज़ों से धन मांगा और अंग्रेज़ों ने 1.5 लाख रुपया चुपचाप अलीवर्दी खां को दे दिए और व्यापार करते रहे। इसी समय बंगाल पर जो मराठे थे, रघुजी भोसले के नेतृत्व में उधर आक्रमण करने लग गए। उससे परेशान होकर अलीवर्दी खां अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका। इसके विपरीत मराठों के आक्रमणों से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने अपनी जो कोठियाँ थी, यानी व्यापारिक केंद्र, उनके चारों तरफ जो खाइयाँ थी, परकोटे थे, उनको और मजबूत कर लिया, दीवारें और ऊंची कर ली, खाइयाँ और चौड़ी कर ली, गहरी कर ली। और जब अलीवर्दी खां ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं बंगाल को कर्नाटक नहीं बनने दूंगा, और वो अंग्रेज़ों को रोकना चाहता था और वो अंग्रेज़ों के प्रति सजग भी था। वो कहता था कि यूरोप वासियों को, क्योंकि वहाँ पे फ्रांसीस भी थे, अंग्रेज़ भी थे, इनको एक मधुमक्खियों के छाते के समान समझता था, जिससे मधु तो प्राप्त हो सकता है परंतु छेड़ने पर वे डंक से मार डालती हैं। तो वो ये अंग्रेज़ों के बारे में ऐसा सोचता था। और जैसे तैसे उसका समय जो है, आप यूँ देखिए, कट गया। सिराजुद्दौला बनता है फिर बाद में नवाब। जब 9 अप्रैल 1756 को 75 वर्ष की आयु में अलीवर्दी खां इस दुनिया से विदा हो जाता है, उसके कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां थीं। जो बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम के कोई औलाद नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, परंतु वह नए नवाब सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करती थी। दूसरी पुत्री का पुत्र शौकतगंज था और घसीटी बेगम शौकतगंज को नवाब के रूप में देखना चाहती थी। तो ये जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, वो उसके बनता तो है, लेकिन उसके सामने कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। शौकतगंज ने, क्योंकि अपने आप को एक उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर दिया था, क्योंकि वह भी उसका दोहिता था, यह भी दोहिता है, वह भी दोहिता था। और दूसरा, जो राजवल्लभ की सहायता से घसीटी बेगम ने सिराजुद्दौला का विरोध किया और शौकत जंग का समर्थन किया। उसने अंग्रेज़ों के साथ भी गुप्त समझौता करके उत्तराधिकार के प्रश्न को और जटिल बना दिया।
इसमें एक एक प्लेयर और हमारे सामने आता है, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने भी नवाब बनने का प्रयास किया। वह जो पूर्व नवाब था अलीवर्दी खां, उसका बहनोई भी था और सेनापति भी था। तो ये इसके सामने समस्याएं थीं। लेकिन जो नवाब था सिराजुद्दौला, वो हिम्मत से काम ली, विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी बड़ी मौसी की संपत्ति पर अधिकार कर लिया और उसे महल में बंदी बना दिया। शौकतगंज को दंडित करने के लिए राजमहल की ओर बढ़ा, परंतु शौकतगंज ने सरेंडर कर दिया और उसने सिराजुद्दौला की संप्रभुता स्वीकार कर ली। इसके बाद सिराजुद्दौला ने षड्यंत्र में भाग लेने वाले कुछ अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया, कुछ को निकाल दिया और अपनी जो उसकी राजसत्ता थी, नवाबी थी, उसको उसने सुरक्षित कर लिया। अब हम बात करते हैं नवाब और अंग्रेज़ों के बारे में। अलीवर्दी खां ने इस दुनिया से जब विदा हुआ तो उससे पहले अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को आगाह किया था कि उसे बंगाल में बढ़ती अंग्रेज़ों की शक्ति को समाप्त करना है। और नवाब सिराजुद्दौला स्वयं भी देख चुका था कि उसके नवाब बनते ही अंग्रेज़ों ने उसके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको प्रमोट करने का प्रयास कर दिया था प्रारंभ। अंग्रेज़ वास्तव में सिराजुद्दौला को बंगाल के सिंहासन से वंचित नहीं करना चाहते थे। उनकी नीति थी कि नवाब के प्रतिनिधियों का समर्थन करके वे नवाब को परेशान करते रहें, अप्रत्यक्ष रूप से उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखें। इसी नीति के अंतर्गत उन्होंने घसीटी बेगम व शौकतगंज का समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने राजवल्लभ के साथ भी साठगांठ कर ली। अतः नवाब बनने के कुछ समय बाद ही सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को अपना प्रमुख शत्रु मान बैठा और उनको बंगाल से निष्कासित करने के प्रयास करने लगा। तो नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में एक कटुता स्थापित हो गई थी और उस कटुता के एक नहीं कई कारण थे। पहला तो है बंगाल की संपत्ता, यानी कि बंगाल एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश था और अंग्रेज़ धन के लोभी थे और वो अंग्रेज़ की संपन्नता जो है, उस संपन्नता का स्वाद चखना चाहते थे, यानी कि शोषण करना चाहते थे। दूसरा कारण, यदि हम बात कर रहे हैं कारणों की, बंगाल की संपन्नता के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न। यह सही है कि अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु अलीवर्दी खां के 3 लड़कियां थीं और कोई पुत्र था नहीं। तो पहली और दूसरी जो पुत्री है, उन्होंने सिराजुद्दौला जो कि सबसे छोटी पुत्री का बेटा था, उसके उत्तराधिकार के जब चयन को ठीक नहीं माना और दोनों बड़ी बेटियों ने शौकतजंग का नवाब बनना उचित बताया। उधर कंपनी के कर्मचारी भी शौकतगंज का समर्थन कर रहे थे। अब बात यह है कि कंपनी के कर्मचारियों को तो जो भी कोई नवाब होता, चाहे शौकतगंज नवाब होता, तो वो फिर सिराजुद्दौला का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था, उनकी दृष्टि में नवाब कोई भी बने, बस वो उनका आज्ञाकारी हो। और वो आज्ञाकारी तभी हो सकता था जब उस चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ हो, तब वो अंग्रेज़ों पे डिपेंड हो सकता था। तो वो शौकतगंज का समर्थन कर रहे थे। और ये जो बात थी, ये सिराजुद्दौला को मालूम थी कि अंग्रेज़ सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, चाहे वो हिंदू व्यापारी हैं